वेलकम गाइस जीएस एक्सप्लेनर चैनल में। तो आज हम एक नया मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि पिछले मानवा में मुझे कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मानवा को। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और नीचे हजारों के तादाद में लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वह सफेद बालों वाला बंदा जो कि हमारे मानवा के मेन कैरेक्टर है, जो कि एक डेमोन लॉर्ड होता है, वो कहता है कि तो तुम लोग को अगर खून और प्लेस को देखने का चाहत है तो मैं यही दिखाऊंगा। जो सुन करके वो बंदे हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और एमसी अपना एक ही अटैक लेता है और जिससे कई सारे बंदों को धूल में मिला देता है और आसमान में खून से भर जाता है। जो देख करके एमसी कहता है कि कितने कमजोर है ये लोग, जो कि मेरा एक भी अटैक सही से संभाल नहीं पाया और मुझे मारने आए थे। लानत है इन सब पर। तो बाकी बचे हुए बंदे वो भी एक साथ मिल करके एमसी पर अटैक कर देता है। तो एमसी कहता है कि तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि सोल एग्रीमेंट डेमोनिक आर्ट का पावर। और इतना कहकर वह बड़ा सा एक हाथ को अपेयर करता है जो कि जमीन को फाड़ कर बाहर आता है और वह हाथ हर एक बंदे को पीस कर रख देता है। जो देख कर के बाकी बंदे डर कर भागने लगते हैं, लेकिन वह स्पिरिचुअल हैंड सभी को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। जो देखकर बाकी बंदे कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। जो देखकर बाकी कुछ बच्चे कुचे बंदे कहते हैं कि भले ही हम सब मिल जाए लेकिन फिर भी हम लोग मिल करके भी डेमोनिक लॉर्ड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और इसी तरह वह स्पिरिचुअल हैंड सभी को कुचलने लगता है और इसी के साथ थोड़ी देर बाद वह जगह पूरी शांति से भर जाता है। और यह देख हेमसी भयानक सा स्माइल देता है और कहता है कि ये कमीने जो कि हेवनली डेमोन बनने का सपना देख रहे थे। तो हमें पता चलता है कि ये सभी हेवनली डेमोन बनने के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे थे। तो एमसी कहता है कि सब कुछ साइलेंट हो गया है, मैं इस जीवन में शांति से जी नहीं पाया, लेकिन मैं अपने अगले लाइफ में एक शांत और पीसफुल लाइफ जीऊंगा। इतने में ही हेवनली डेमन को बड़ा ही दर्द महसूस होता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो हमें पता चलता है कि हेवनली डेमन को भी फाइट करते हुए बहुत ही इंजरीज हुई है और उसे भी मरने के कगार में पहुंच गया है। जो देख एमसी कहता है कि क्या शुरू हो गया है द सोल ऑफ एंगेजमेंट डेमोनिक आर्ट, वो पहाड़ जो कि हजारों आत्माओं को कंज्यूम करने से मिला है, लेकिन इसे पाने का एक कीमत भी था। मुझे लगा था कि मैं इसे संभाल लूंगा, जिसे कोई दूसरा डेमन लॉर्ड कर नहीं पाया, लेकिन यह मेरा अहंकार था जो कि मुझे पागल बना दिया था। ये सब कुछ सोचने और करने में तभी आसमान से बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए चेंज बाहर आता है। जो देख करके एमसी चौंक जाता है और वो चेंज सभी मिल करके एमसी को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे चारों तरफ पकड़ लेता है। जो देख एमसी कहता है कि हे हेवेंस, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे हेल में ले जाना चाहते हो? लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और इतना कहते हुए सभी चेन्स को तोड़ देता है, लेकिन तभी वह चौंक जाता है और उसका बॉडी धीरे धीरे बेनिश होने लगता है। और वह कहता है कि यह डेमोनिक आर्ट ऐसा नहीं था, यह सिर्फ दूसरों की आत्माओं को ऑब्जर्व ही नहीं करता बल्कि ये खुद को भी खत्म कर देता है। लेकिन मैं अपने अगले जीवन का रास्ता को बदल दूंगा और एक पीसफुल और क्वाइट लाइफ जीऊंगा। और इसी तरह एमसी का बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा मछलियों को दाना डाल रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि सर, आप फिर से यहाँ पर है, कृपया खाना ठंडा हो जाएगा, पहले चल के खा लीजिए। और इस लड़की का नाम सोसो होता है और ये हमारे एमएन कैरेक्टर का सर्वेंट होती है। तभी वो बंदा अपने हाथों से एनर्जी से एक अटैक कर देती है उसके गले पर, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है। जो देख करके वो चौंक जाता है और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम क्वाक टेंशन होता है, जो कि गोल्डन वॉल मर्चेंट्स का दूसरा बेटा है। तभी सोसो एमसी से कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो, जो तुम इतने दिनों से अजीबोगरीब हरकतें किए जा रहे हो। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अभी के अभी तुम अपने कमरे में जाओ। पर एमसी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और वो सोचता है कि यह पतली सी कमजोर गले को भी नहीं काट पाया, ये कैसा कमजोर शरीर है और इसके चेहरे से तो मैं मेल ही नहीं खा रहा है, ये तो साला एक लड़की जैसा है। और हमें पता चलता है कि
इस शरीर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर का रिवर्ट हुआ है, जो कि पिछले लाइफ में हेवनली डेमन था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है खाने के टेबल पर, जहाँ पर एमसी कहता है कि ये शरीर तो एक कचरा है। जो सुनकर के सोसो कहती है, प्लीज ऐसा मत कहो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और मैंने सुना है कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि तुम्हारा इलाज करने के लिए आने वाले हैं। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कहता है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर को क्या ही कर लेगा। तो वह कहती है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप अच्छा सोचोगे तो आपके अच्छा ही होगा। जो सुनकर के हमसे वो बनाते हुए सोचता है कि खाक अच्छा होगा। इस कमजोर शरीर में आने के बाद मुझे 10 दिन लगे मुझे होश में आने पर, जबकि ये वानवू सिटी का मशहूर मर्चेंट का दूसरा बेटा है और इसका ख्याल एक प्रिंस की तरह रखता है। लेकिन ये सब बेकार है, क्योंकि ये साला ना तो खुद से खा सकता है और ना ही खुद से अपने कपड़ा तक पहन सकता है। सिवाय इसके सुंदर चेहरे के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके सारे मेडिसिन्स बिक्री पर है और मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा सेकेंड लाइफ एक ऐसा बॉडी में रिकार्नेट हुआ है जो कि मुझे मारने वाला है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मर सकता हूँ, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने सोल पावर का इस्तेमाल करके टेम्पररी ऐसे जोड़ सकता हूँ और धीरे धीरे इसे मजबूत बनाऊंगा जब तक कि ये सही से ठीक ना हो जाए। और इसे ऐसा करने के लिए सोल एग्रीमेटिक डेमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं सोल को कहाँ से प्राप्त करूंगा? पास्ट लाइफ में मैं किसी को भी मार डालता था और उसके सोल को ले लेता था, लेकिन मैं इस लाइफ में ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे हाल फिर से वही होगा जो कि पिछले लाइफ में हुआ था, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैंने जो मरने से पहले उस टेक्निक को बनाया था, मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा, जिससे मैं अपना स्ट्रेंथ को और भी अधिक बढ़ा सकता हूँ। और वह सोसो से कहता है कि मैं कल बाहर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है कि तो बताओ आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं। उसे कहता है कि मैं कॉन्टेंशन हाउस में जाना चाहता हूँ। तो वो कहती है, अच्छा तो तुम कॉन्टेंशन हाउस में जाना चाहते हो। तभी वो सोचता है और थोड़ा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम किस किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम कॉन्टेंशन हाउस के बारे में बात कर रहे हो? और वो शर्माने लगती है। होते हुए कहते हैं कि तो आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ तो प्रोस्टिट्यूट रहते हैं। तो एमसी कहता है कि अरे तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? वो कहती है कि मैं वहां पर नहीं जा सकती हूँ। मैं आपके साथ चियोन को भेज दूंगा, जो कि वॉरियर है। वो आपका ध्यान अच्छे से रख सकता है। तो तुम नहीं आ रही हो? तो वह कहती है, नो थैंक्स, आप ही चली जाओ। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जहाँ पर सोसो एमसी का कपड़े को सही करते हुए कहती है कि आप अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ गलत लगे तो चियोन को बोल देना, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो एमसी कहता है कि लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं है? तो सोसो कहती है कि आप चिंता ना करें, वो आता ही होगा, वो आपका प्रोटेक्शन अच्छी तरह से कर लेगा। तो एमसी सोचता है कि मुझे इस तरह का फीलिंग कभी नहीं हुआ। यह सही है, सही में अच्छा एहसास है। कोई आपका अगर इस तरह से परवाह करे तो यह फीलिंग बुरी नहीं है। तभी एमसी कहता है कि लगता है वो आ गया है। तो सोसो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आपको कैसे पता वो आ गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी समय में दरवाजे पर किसी का दस्तक होता है। तो एमसी सोचता है कि मैं ये सब आसानी से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ उसका ऑरा को। सभी चियोन वहां पर आ जाता है और एमसी को ब्रीथ करते हैं। उसे देख एमसी सोचता है कि इसके एनर्जी तो लाजवाब है। लगता है कि इसे हासिल करने के लिए वो बहुत ही मेहनत की है। लगता है गोल्डन मार्शियन फैमिली कोई साधारण फैमिली नहीं है। और वो दोनों कर्टन हाउस के लिए निकल जाते हैं, और हमें फ्लावर हाउस को दिखाया जाता है, जो कि वानवो सिटी के टॉप 3 कॉटन हाउस में से एक है। तभी चियोन फ्लावर हाउस के गेट के बाहर ही रुक जाता है और एमसी से कहता है कि आप अंदर जाओ। तो एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम अंदर नहीं आओगे? तो चियोन कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे खड़ा होकर के आपका गार्ड करूंगा। तो एमसी कहता है कि अगर कोई मुझे अंदर में अटैक कर देता है तो क्या तुम समय पे पहुंच पाओगे? इसीलिए तुम मेरे साथ अंदर चलो और तुम भी मजे कर लेना और मेरा गार्ड भी हो जाएगा। लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन एमसी के कहने पर वो अंदर चला जाता है। और हमें फ्लावर हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी को बहुत सारे लड़कियां घेर लेता है और उसका वेलकम करने लगती है, और गाना बजाना शुरू हो जाता है और खाने के टेबल में सभी बैठ जाते हैं और सभी
गाने और खाने का मजा लेने लगते हैं। तभी एमसी एक लड़की से पूछता है कि मेरे बॉडीगार्ड कहाँ पर है? तो वह लड़की कहती है कि वह दरवाजे पर खड़ा है, मैंने उसे अंदर आने को कहा पर वो जिद पर आ रहा है कि वो अंदर नहीं आएगा, वो लगता है शर्मा रहा है। तभी एक लड़की एमसी को वाइन सर्व करने लगता है। तो एमसी कहता है कि आप लोग चाहे जितना भी पी सकते हैं पर मैं नहीं पी सकता क्योंकि मैं बहुत ही बीमार हूँ। तो वह लड़की कहती है कि अगर आप पी नहीं सकते हैं तो बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एमसी कहता है कि गोल्डन मर्चेंट के दूसरे बेटे यानी कि मेरे बारे में जो बाहरी साइड में है अफवाहें फैली हुई है तो उसके बारे में मुझे बताओ। एक लड़की कहती है कि मैंने आपके बारे में जो भी सुना हो उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि आपको 1000 स्वर्ण यांग मिले हैं और एक छोटी सी जमीन और कुछ प्रोस्टिट्यूट हाउस मिले हैं विश्वासक के रूप में, क्योंकि आपका हेल्थ कुछ खास नहीं रहती है जिसके कारण बाकी सब कुछ आपके बड़े भाई को दिया गया है। अंशी सोचता है कि इस बॉडी के ऑनर के बारे में यहाँ पर सभी कोई जानते हैं लेकिन मैं ही नहीं जानता। अगर मैं घर पर बैठा रहता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। ये मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो ठीक है, हमने बहुत सारे बातें कर ली है तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं, पर मैं आप सभी के साथ नहीं कर पाऊंगा तो तुम में से किसी एक को ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। तभी हमें कमरे को दिखाया जाता है जहां पर एमसी और वहां पर एक लड़की होती है जिसे एमसी ने बुलाया था और इधर सभी लड़कियां बातें करने लगती है कि वो हेउन को ही क्यों चुना है और आपस में बहुत सारे बातें करने लगती है एमसी और उस लड़की के बारे में। और इधर कमरे में एमसी और हेयुंग बेड पर बैठे हुए थे। वह एमसी पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो? तो वह कहती है कि करीब 10 सालों से। तो एमसी कहता है यह सही है, तो क्या हम चालू कर जाए? और इधर च्योन को दिखाया जाता है जो कि कमरे के बाहर खड़ा था और उसके सामने से लड़कियां बातें करते हुए जा रही थी। तो एक लड़की कहती है कि चलो हम बाद में पूछेंगे कि अंदर में क्या हुआ है। तो दूसरी लड़की कहती है कि वह कमजोर बीमार, वह क्या ही करेगा, वह जल्दी ही कमरे से निकल आएगा। तो तीसरी लड़की कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम है और अगली बार मैं उसके साथ जाने चाहूंगी। तभी कमरे से जोर जोर चिल्लाने की आवाजें आने लगती है जिससे सभी चौंक जाता है, इतना कि बॉडीगार्ड भी सामने से शर्माने लगता है। और तो और बाकी कमरों में जो लोग थे वे भी शॉक्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके आवाज पूरे फ्लावर हाउस में गूंजने लगते हैं। और हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की तो चिल्लाई जा रही थी क्योंकि एनसी उसका सोल को ऑब्जर्व कर रहा था। आपको क्या लगा कि क्या हो रहा है? अरे कि राइटर आपके अरमानों पर पानी फेर दिया है। और सब कुछ होने के बाद एमसी कमरे से बाहर आता है तो बॉडीगार्ड एमसी से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है? तभी एमसी क्रीपी सा स्मेल मारते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही मजेदार था। और हमें एमसी के पीछे दिखाया जाता है जहां पर उस लड़की के हाथ बेड से लटके हुए पड़े थे। और इतने में बाकी सब लड़कियां वहां पर आ जाती है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि जिंदा थी। लगता है एमसी ने उसका सोल को नहीं लिया होगा। तभी बाकी लड़कियां उस लड़की के से पूछता है कि तुम क्यों इतना चीख रही थी? आखिर क्या हो रहा था? और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या वो तुम्हें कोई लेक्चर दिया है जिससे तुम इतना यंग हो गई हो? तो वह हेयुंग कहती है कि मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे तो कुछ भी याद भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि मेरा फिर से जन्म हुआ है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है सोशो पर और वह हमारे एमसी के बारे में चिंता कर रही थी और वह चिंतित थी कि कहीं एमसी को कुछ हो ना जाए। अरे यार, ऐसा नौकरानी कहाँ मिलता है जो इतना चिंता करता है अपने मालिक के बारे में? मुझे भी चाहिए था लेकिन मिलता ही नहीं है। साला काम करता है और निकल जाता है। आप लोग को भी चाहिए कि ऐसा केयर करने वाले नौकरान? कमेंट पे बताना। वहाँ पे चियोन और एमसी आ जाता है जो देख करके सोचो उससे पूछती है कि क्या आप लोग ठीक है? क्या आप सच में फ्लावर हाउस गए थे? क्या वहां पर क्या हुआ है? हाँ, वहां पर सब कुछ ठीक था और सवालों पे सवाल करने लगती है। तो एमसी कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ पूछना है तुम चियोन से पूछ लो। तभी सोचो चियोन के ओर देखता है तो वह शर्माते हुए कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे सब कुछ ठीक था। और सोचो इन दोनों की तरफ देखते हुए सोचती है कि क्या सब कुछ ठीक था? लगता है कुछ गड़बड़ हुआ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एमसी के कमरे पर जहां पर एमसी वह सोल को रिफाइनिंग कर रहा था और वह कहता है कि मैंने इससे एक छोटी मेरेडियन को जोड़ लिए पाया हूँ। और वह बताता है कि वो ऐसा कैसे किया है। वह कहता है कि मेरा ये डेमोनिक आर्ट के बारे में मुझे एहसास है। अगर मैं लोगों को मारकर उसकी सोल को ऑब्जर्व करता हूँ तो इससे मेरा ही बुरा होगा और मेरा शरीर फिर से खत्म हो जाएगा।
जिसके लिए मैं लोगों का बुरे एनर्जी को रिफाइन करते करके उसे ऑब्जर्व करूंगा, जिससे कोई मरेगा भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। हालांकि लोगों का विचार जितना ही स्ट्रांग होगा, उसका एनर्जी उतना ही स्ट्रांग होगा, लेकिन ये बॉडी मेरे सोच से भी बहुत कमजोर है, जिसे स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे फ्लावर हाउस में जाते रहना होगा। और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एमसी फिर से फ्लावर हाउस से पहुंच जाता है, जिससे सभी लड़कियां उसके पास पहुंच जाती है और सभी उसे के साथ इनवाइट करती है उसके साथ जाने को। तभी फ्लावर हाउस के ओनर को दिखाया जाता है, जो कि किसी बंदे से कहती है कि वो फिर से यहाँ पर आ गया है, और वह जब भी यहाँ पर आता है उसके पीछे सभी लड़कियां झुंड बनाकर उसके पीछे आती है, जिसके कारण बहुत शोर हल्ला होता है और इससे हमारे अन्य कस्टमर इससे नाराज हो जाते हैं। वह बंदा कहता है कि लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लड़की कहती है कि वह अपना गोल्डन मर्चेंट के काउंटर हाउस में क्यों नहीं जाता है, और वह हमारे फ्लावर हाउस में ही क्यों आता है। आखिर वह करना क्या चाहता है? आखिर वह बीमार है और कुछ ही दिनों में मरने वाला है, तो भी वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? तुम्हें पता लगाना पड़ेगा फैंटम से दो। लेकिन ध्यान से, यह वानवू सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन के दूसरा बेटा है, तो संभल के कुछ भी करना, वरना हम पर मुसीबत आ सकता है। तो वह बंदा कहता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कमरे में क्या चलता है। तभी एमसी को दिखाया जाता है, जो कि फ्लावर हाउस के नौकर से कहता है कि आप सभी को लेकर मेरे सामने आओ, मैं उससे किसी एक को चुनूंगा। तभी थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां वहां पर लाइन लगा लेती है। तभी एमसी की नजर एक एनर्जी पर जाती है और वह उसकी ओर जाने लगता है, जो देख करके सभी लड़कियां कहती है कि आखिर वह हम सबको छोड़ करके कहाँ जा रहा है, आखिर वह किसे चुनने वाले हैं। तभी एमसी एक लड़की के पास जाता है और वह अपना नाम पूछता है, तो वह लड़की अपना नाम डायुंग बताती है, जिसके बॉडी पर बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी शो हो रहे थे। तो एमसी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि आज तो मुझे चाहिए, तो सुनो। बाकी लड़कियां सोचती है कि ये क्या वह लड़की जो कि सबसे बेकार है, एमसी ने उसे क्यों चुना? यह तो बहुत अफसोस की बात है कि उसने हमें छोड़ दिया। तभी वो दोनों कमरे की ओर जाने लगती है, तो एमसी उसे देख करके सोचता है कि इसके पास बहुत ही नकारात्मक एनर्जी चिपकी हुई है, पर ये मेरे लिए अच्छा है। भले ही इसके एनर्जी को रिफाइन करने में मुझे थोड़ा खतरा है, पर मैं इसे अच्छी तरह से रिफाइन कर लूंगा। और वह अपने कमरे के दरवाजा को खोलता है। कभी उसके कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और वह बॉडीगार्ड को तुरंत बुलाता है और वह उससे अपना शॉट को ले लेता है और एक छत पर वार कर देता है, जिससे वहां से ब्लड निकलने लगता है, जो देख करके बॉडीगार्ड हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे भी पता नहीं चला कि यहाँ पर एक एसोसिएशन छिपे पड़े हैं, और मेन कैरेक्टर चियोन को उसे पकड़ लेने को कहता है और कहता है कि तुम्हें पता है बाकी तुम्हें क्या करना है। जो सुनकर तो वो भी कहता है या मैं समझ गया, और वह वहां से चला जाता है। कर से उस लड़की से कहता है कि बड़े ही डरावने अंदाज में कि आज मैं तुम्हारे सोल को ऑब्जर्व करने वाला हूँ, तो तुम अभी रेडी रहना। जो सुनकर के दायुंग थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। और इसी के साथ सिलसिला होता है मेयर मैंसन का, जहाँ पर एक लड़की किताब पढ़ रही होती है और उसका गार्ड इसे आकर के कहती है कि सेकंड यंग मास्टर कल रात में भी फ्लावर हाउस में गया था। तो वह लड़की थोड़ा उदास हो जाती है और वो कहती है कि आजकल लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। तो वो गार्ड कहती है कि आजकल लोग उससे फ्लावर हाउस के नाइट किंग से नाम से टाइटल मिला है। तो वह लड़की जिसका नाम याओंग हाइन है और वह एमसी के फियांसे होती है, और वह गुस्से से कहती है कि मुझे फ्लावर हाउस में ले चलो, मुझे उससे मिलना है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है फ्लावर हाउस में, जहाँ पर एमसी को बॉडीगार्ड लेने के लिए आया हुआ था। तो एमसी गुस्से से पूछता है कि उस एसोसिएशन का क्या हुआ। तो बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने उसे पकड़ लिया है। तो एमसी उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि तो चलो फिर, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तभी बॉडीगार्ड नोटिस करता है कि एमसी का स्टैंड कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। सोचता है कि असल में इसका एनर्जी ऐसा चेंज क्यों लग रहा है, क्या यह वही बंदा है। तभी वो दोनों इसी तरह से बातें करते हुए फ्लावर हाउस से निकल जाता है। तो एमसी सोचता है कि मैंने अपना एक कोर मेरिडियन को जोड़ लिया है, जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है और मेरा बॉडी सेंस भी स्ट्रांग हो गया है, और अभी भी 6 मेरिडियंस को
मुझे जोड़ना है, चाहे कुछ भी हो। भले ही अभी से जोड़ना है, लेकिन मेरा स्टैंड अभी बढ़ गया है, जिससे मैं अभी नल्ला तो नहीं हूँ, मैं अभी मरने वाला तो नहीं हूँ। इतने में यंग और उसके बॉडीगार्ड वहां पर आ जाती है, और वह यंग च्योन से पूछता है कि तुम दोनों फ्लावर हाउस में गए थे। को एमसी सोचता है कि क्या ये लड़की क्योन को जानती है। तभी वो हमारे एमसी से कहती है कि क्या तुम मुझसे छुप कर भागना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं कि हमारी एक एंगेजमेंट हो चुकी है? क्या तुम मुझ पर गिव अप कर रहे हो? को एमसी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या हमारी एंगेजमेंट हो गई है? लगता है इस बॉडी के ओनर ने इसके साथ एंगेजमेंट कर ली है, तो मुझे इससे कुछ अच्छी तरह से बातें करना पड़ेगा। और वो कहता है कि नहीं, मैं तुम पर कभी भी गिव अप नहीं कर सकता, और ना ही मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जो सुनकर यौन थोड़ी शर्माने लगती है, और वो कहती है कि चलो ठीक है, फाइनली तुम्हें मेरी फीलिंग का एहसास तो हुआ और तुमने इसे मान तो लिया। उनसे कहता है कि तो हम बाद में मिलेंगे, अभी मुझे जाने दो। और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, और पीछे से यौन उसे देखकर शर्माने लगती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एमसी के घर में, जहां पर एमसी नहा रहा होता है और सोसो उसके टब में पानी भर रही होती है। तो सोसो कहती है कि क्या आप आज आते समय यांगमी से मिले थे? तो एमसी कहता है कि पर तुम्हें कैसे पता? तो वो बड़े ही एटीट्यूड में कहती है कि मेरे कान और आंख इस सिटी के चारों तरफ फैले हुई है, और मैं सब पर नजर रख सकती हूँ। और ये बताओ कि वॉरियर चेन का क्या हाल है? तो एमसी कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या वो बीमार है? तो वह कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि वॉरियर चेन और वॉरियर वू ये दोनों आपस में प्यार करते हैं? तो एमसी पूछता है कि असल में ये वॉरियर वू है कौन? तो वो कहती है कि तुम नहीं जानते, यानी का वो बॉडीगार्ड है। तो एमसी सोचता है कि अच्छा, तो साला वो मुझे बताए बिना चुपचाप वहां से जाने लग रहा था, इसीलिए कि वह उस लड़की से प्यार करती है और वो शर्मा नहीं थी। वो सोचता है कि डर और सम्मान ये लोगों को बदल कर रख देता है, पर मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ। शायद ये इसलिए है कि मेरा और वॉक टाइसन का सोल एक ही हो गया है। और इसी के का साथ सीन शिफ्ट होता है गोल्डन मार्चेंट प्रिजन में, जहां पर गार्ड ने उस एसोसिएशन को पकड़ कर रखा था, जहां पर एमसी और गार्ड आ जाता है। तो एमसी उस एसोसिएशन को देखकर सोचता है कि इसके शरीर में तो नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है। यह सही सही है, क्योंकि एक किलर के अंदर बहुत सारे डेंजर थॉट होते हैं, तो इसका सोल एनर्जी भी बहुत ही स्ट्रांग है, जिससे मेरा बहुत ही फायदा होने वाला है। जबकि मैंने अपना एक मेरिडियन जोड़ लिया है, तो इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने में मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी। एमसी से कहता है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप उसके इतने करीब क्यों जा रहे हैं? यह गलत है, आप डेंजर में पड़ सकते हैं। तो एमसी कहता है कि इसमें क्या ही गलत है, आखिर तुम क्या ही कर पाओगे? तुम्हें तो सही से ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर छिपा हुआ था, तो तुम इसका चिंता मत करो, और तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मेरे बाहर आने का तुम इंतजार करो। तो गार्ड कहता है कि यह डेंजर हो सकता है, मैं आपको अकेला यहीं पे छोड़ नहीं सकता। तो एमसी बड़े ही गुस्से में से कहता है कि क्या तुम मेरा डिसीजन को डिक्लाइन कर रहे हो? जो देख करके वो भी डर जाता है, और वो वहां से निकल जाता है। तो मने मन सोचता है कि अरे, इसके पावर से तो मैं अपना साथ भी नहीं ले पा रहा था, आखिर इतना पावरफुल एनर्जी कैसे इसके पास है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मार्शल मास्टर के सामने खड़ा हूँ। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो देख करके गार्ड चौकन्ना हो जाता है, और वो सोचता है कि असल में चल क्या रहा है? ये तो एसोसिएशन का चीखने की आवाज है, आखिर अंदर में चल क्या रहा है? और हमें प्रिजन के अंदर में दिखाया जाता है, जहां पर एमसी उस एसोसिएशन का सोल को ऑब्जर्व कर रहा था। और एमसी कहता है कि इसका सोल तो बहुत ही स्ट्रांग है, और मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और वो प्यूरिफाई करने लगता है, और वो कहता है कि मैंने भले ही इसका सोल को ऑब्जर्व कर लिया है, पर अभी भी मुझे फ्लावर हाउस में जाना ही होगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है फ्लावर हाउस का, जहां पर उसका ऑनर एक गार्ड से पूछती है कि आज से 2 दिन हो गया है फैंटम को वो एमसी पकड़ के ले जाया हुआ, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी खबर पता चली है? कभी वह बंदा कहता है कि हमें उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है, शायद वो जिंदा है या मर गया है, ये भी हमें पता नहीं है। तभी इतने में दरवाजे पर किसी के आने का आहट होती है, और वह मैडम करके बुलाती है, जिसकी आवाज सुन करके ऑनर खुश हो जाती है, और वह कहती है कि शायद वो
एमसी के चुंगल से निकल आया है। तभी एक बंदा कहता है कि फैंटम से तो आ गया है, पर उसकी हालत कुछ अजीबोगरीब लग रही है। और हमें वही असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसे मेन कैरेक्टर ने पकड़ के रखा था, जो कि बड़ी ही डरावनी लग रहा था, जो देख करके ओनर चौंक जाते हैं और वो कहती है कि आखिर उसे क्या हुआ है, उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर दबाओ ताकि वह होश में आ जाए। कभी एक बंदा शेडो के प्रेशर पॉइंट में दबा देता है, लेकिन क्या, जिससे वह बंदा तो पूरी ही तरह से गलने लगता है और उसका शरीर गल करके सिर्फ हड्डियां ही बच जाती है और वह जमीन पर पड़ जाता है, जो देख करके ओनर के साथ साथ सभी बंदे हैरान हो जाता है। उनके आंखें पति ही पति रह जाती है। तो देख करके ओनर बड़े ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि साला वो सेकंड सन क्या हमारे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। काट से पूछती है कि डायोंग कहाँ पे है। तो वो बंदा कहता है कि डायोंग को तैयार किया जा रहा है किंगसन ड्रैगन सेक के लीडर के पास भेजने के लिए। तो ओनर डरते हुए कहती है कि उसे जाने से रोक दो। जो सुनकर के वो बंदा चौंक जाता है और वो कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ड्रैगन सेक के लीडर हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें मार डालेंगे। तो ओनर कहती है कि मुझे पता है, पर उसे अगर पता चल गया तो वह सब कुछ खत्म कर देगा और फ्लावर हाउस के तरफ से उसे एक गिफ्ट को भेजने का तैयारी करो। और वो ये स्माइल मारते हुए कहती है कि शायद उसे यह गिफ्ट पसंद आए। और हमें एक दिन पहले के इंसिडेंट्स को दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ हमारे एमसी के बारे में रूमर फैल जाते हैं कि एमसी जिस भी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करता है और उस लड़की का उम्र बहुत ही कम हो जाती है और वह बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है और सभी उसे जादूगर मानते हैं कि वह जादू करता है जिससे वह लड़कियों का उम्र कम कर देता है और वह बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। और मैंने भी यही सुना और ये सब डायून कह रही थी अपने ओनर के साथ, जो सुन करके ओनर है बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। तो और वो कहती है तो आप एमसी के सेवा करने की चाहती है, क्या आप उसके प्यार में पड़ गई है? तो क्या वह आपका सारा कर्ज को चुका देने वाला है? तो अगर वह ऐसा करता है तो तुम उसके वहां पे जा सकती हो। तो डायून कहती है कि नहीं, वो मुझे कुछ भी बातें नहीं कही है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो तुमसे क्या कहा है, पर जब तक तुम्हारी कर्ज माफ नहीं होती है तो तुम फ्लावर हाउस का एक गुलाम हो और हम तुमसे जो भी कहे वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो तुम अभी किंगसन ड्रैगन सेक के लीडर के पास जाने के लिए रेडी हो जाओ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर डायन को दिखाया जाता है जो कि एमसी के घर के बाहर खड़ी होती है और वह सोच रही थी कि आखिरकार ये कैसे हो गया। कल तक ऑनर मुझे ड्रैगन सेक के लीडर के पास भेजने वाली थी, अचानक उसका मन कैसे बदल गया, वह कैसे मुझे यहाँ पर भेज दिया। शायद यह मेरे किस्मत का ही खेल है। और वह सोचती है कि क्या यंग मास्टर मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अगर वह मुझे गंदी समझकर मुझे अपनाया नहीं तो मैं क्या करूंगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर पर, जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और कहता है कि यंग मास्टर कोई आपसे मिलना चाहता है। तो एमसी उसे अंदर आने को कहते हैं और वह कोई और नहीं बल्कि वह डायन होती है, जिसे देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाती है। तो डायन कहती है कि मैं यहाँ पर आपको सर्व करने के लिए आई हूँ, आपसे यह लाइफ आपकी है और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे यहाँ पर रहने की परमिशन देते हैं? और वह बड़ी ही प्यारी लग रही थी, जो देख करके एमसी सोचता है कि वह आगे से बहुत ही सुंदर हो गई है। क्या उसका आत्मा को जो मैंने प्रिपेयर किया है, उसका जो बुरी एनर्जी को मैंने हटा दिया है, जिसके कारण वो इतना खूबसूरत हो गई है। और वो सोसो से कहता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो सोसो कहती है कि जहाँ पर सभी नौकर रहते हैं वहीं पे मैं भी रहती हूँ। तो एमसी कहता है कि तो तुम आज से एक नई जगह को ढूंढो और दोनों वहीं पे रहोगे और वह कमरा मेरे कमरे के सामने होना चाहिए। जो सुनकर के सोसो थोड़ा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, उसके कमरे के सामने क्यों ही हमें देना चाहते हैं। वो तो एक यंग मास्टर है और हम लोग एक सर्वेंट है। और वो एमसी से कहती है कि क्या ये भी सर्वेंट का ही काम करेगी? तो एमसी बड़े ही प्यारे अंदाज में कहता है कि तो क्या तुम क्या चाहती हो वो क्या करे। इन सोसो इस पर कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी एमसी वहां से जाते हुए कहता है कि तुम दोनों आज से एक साथ रहोगे और सोसो तुम उसके ख्याल रखोगी, अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो गुड बाय।